नमस्कार दोस्तों, यथार्थ लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमने टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जो आज हमारा जो टॉपिक है प्राचीन इतिहास का, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फुल डिस्कशन होगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे आप अगर पेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर और किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठे हो, यूपीपी दे रहे हो, लेखपाल दे रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में आप अगर देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सब पे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर हम देखें, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ में जानेंगे। ठीक, कि सिंधु घाटी की सभ्यता है क्या और इसके बारे में और कौन कौन सी छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें जानना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम कई नामों से जानते हैं। ये आप देखें, कहीं पर इसको हड़प्पा सभ्यता भी पढ़ा जाता है, कहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा जाता है, कहीं पर इसे कांस्य युगीन सभ्यता पढ़ा जाता है। क्यों? अब इसके कई कई नाम हैं और कई कई नाम होने के इसके कारण ये हैं कि जब इसका उत्खनन हुआ तो इसका उत्खनन केवल जो इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पुरातत्वविद को, वो एक जगह से नहीं हुए हैं, कई कई डिफरेंट जगह से हुए हैं। तो ऐसे ही कुछ, जैसे मान लीजिए साक्ष्य, एक पाकिस्तान का स्थल था हड़प्पा, ठीक है, तो वहाँ से कुछ साक्ष्य मिले, तो इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। फिर देखेंगे, जैसे ही तो सिंधु नदी जो उस टाइम बह रही थी, तो सिंधु नदी का जो क्षेत्र था उस टाइम पे कुछ वहाँ पर साक्ष्य मिले, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है मानव के द्वारा सबसे पहले तांबे धातु की खोज की गई थी। ठीक, और ये जो तांबा धातु जब देखेंगे नवपाषाण काल से, और बीच में सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में एक और सभ्यता आता है, उसका नाम है ताम्रपाषाण काल। और ताम्रपाषाण काल में जो तांबे का जो धातु है, ये बहुत ही प्रचलित मात्रा में ये बहुत ज़्यादा था। लोग उसका बहुत ज़्यादा धातुओं का इस्तेमाल करते थे औजार बनाने में, बर्तन बनाने में। ठीक, तो उसी ताम्रपाषाण काल से और सिंधु घाटी सभ्यता से, इन दोनों को मिला करके, ठीक है, इस सभ्यता का विकास हुआ। तो अगर हम देखें, जब आगे हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं तो उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में बहुत सारे धातुएं उपलब्ध हुई थी, सिर्फ लोहा को छोड़ के, जैसे सोना, चांदी, शीशा, लजवर, टीन। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी। तो ये लोग क्या किए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता के जो लोग थे, इन लोग पास तांबा तो पहले से ऑलरेडी था। अब ये लोग तांबा में टीन को मिक्स कर दिए। ठीक है, तांबा और टीन को मिला करके ये अलग धातु बनाए, कांस्य। ठीक, और कांस्य जो धातु बनी, उससे लोग औजारों को और हथियारों को बनाने लगे, और इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया। ठीक है, तो इसके ऐसे कई सारे नाम हैं। तो आइए अब इसको और थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलने जा रहा है, आद्य ऐतिहासिक संस्कृति है। आद्य ऐतिहासिक किसे कहते हैं? देखिए, दो चीज़ है, एक है प्रागैतिहासिक काल होता है, एक आद्य ऐतिहासिक काल होता है। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? ऐसा साक्ष्य जिसके बारे में हमें कोई भी लिखित प्रमाण ना मिला हो, कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है। ठीक, उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्लियर? अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि इस काल में लिखित प्रमाण तो मिले हैं, ठीक है, लिखित साक्ष्य मिले हैं, बट हमने उसको पढ़ा नहीं है, अभी वो पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐसे समय को हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ये जो समय है, ये आपका समय सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। और सिंधु घाटी सभ्यता में आपको पता है कि चित्रात्मक लिपि उपस्थित थी। ठीक है, वहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी माना जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, इसे क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इस काल में देखिए, कांसा और तांबा, कांसा किसका मिश्रण होता था? टीन और तांबे का मिश्रण होता था, और इसके औजार बनाए जाते थे। क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोगों को? ध्यान से देखिए। और अगर हम देखें तो सबसे पहले चार्ल्स मैनसन के द्वारा, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा कि जो सिंधु सभ्यता है, अगर हम देखें तो एक अंग्रेज थे चार्ल्स मैनसन। ठीक है, 1826 में उन्होंने हड़प्पा में किसी प्राचीन सभ्यता के विद्यमान होने का उल्लेख किया था। ठीक है, अगर आप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात करेंगे तो उस टाइम पे जो उसके प्रमुख थे, कौन थे?
चार्ल्स मेंशन, इन्होंने 1826 ईस्वी में ये पता लगाया कि एक हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान में, इन्होंने इसको खोजा। ठीक है, तो वहीं से धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया शुरू हुई जानने की। तो इनके बाद और लोग भी कंटिन्यू होते हैं, उनको हम देखते हैं। इसके बाद देखें तो 1921 ईस्वी में भारतीय पुरा सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉन मार्शल। ठीक है, क्या नाम था उनका? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल उनका नाम था, है ना। और ये पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। अब इन्हीं के श्रेय में या फिर इन्हीं के समय में जो उस टाइम जो पुरातत्वविद थे उनका नाम था दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी को जॉन मार्शल ने यह पता लगाने के लिए कहा कि जो चार्ल्स मेंशन ने जो हड़प्पा किसी प्राचीन सभ्यता का जिक्र किया है, आप उस पर थोड़ा रिसर्च करिए, उसका थोड़ा खुदाई करिए, उत्खनन करिए कि हमें क्या वहाँ से कुछ मिलता है। तो अध्यक्ष जो थे जॉन मार्शल, उनके कहने पर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कराई और तब जा करके हड़प्पा का पता चला। ठीक है, अब वहीं से हड़प्पा की जो खुदाई शुरू होती और उसको डिफरेंट जगह पर खुदवाया जाता है ना। फिर वहीं से इसकी संस्कृति की पूरी पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या था। तो उस खंड के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया गया। ठीक है, तो ये एक बेसिक पॉइंट था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब हम आगे देखते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ कई जगह पर, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जो ये हड़प्पा सभ्यता थी ये भारत, ठीक है, पाकिस्तान, है ना, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों अगर आप देशों की बात करेंगे तो जो जितने भी हड़प्पा के जो क्षेत्र हैं भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिला करके इन जगह पर पाए गए थे। ठीक है, अब यहाँ से इनके डिफरेंट जगह पर खुदाई होती है। जैसे मान लीजिए भारत में आप देखेंगे लोथल हो गया, कालीबंगा, अभी हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, तो पंजाब हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे स्थलों को खोजा गया, वहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक, जैसे आप पाकिस्तान में देखेंगे तो हड़प्पा है आपका। ठीक है, तो ये जो स्थल थे यहाँ से हमें उनके साक्ष्यों की जानकारी मिलती है। तो अब उस पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका सबसे उत्तरी स्थल कौन था, दक्षिणी स्थल कौन था, पूर्वी पश्चिमी स्थल कौन था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार की अगर हम बात करें, ठीक है, ये पूर्वी हिस्सा इसका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, पश्चिमी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो अगर हम उत्तरी हिस्से की बात करेंगे तो जो उसका उत्तरी हिस्सा था मांडा था। मांडा कहाँ पड़ता है आपका? जम्मू कश्मीर में। ठीक, और ये किस नदी के किनारे पर था? चिनाब नदी के किनारे पर था। ठीक है, तो जब भी पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था या फिर सबसे उत्तर में कौन सा स्थल था, तो जम्मू कश्मीर में क्या था? मांडा था। किस नदी के तट पर था? चिनाब नदी के तट पर था। ठीक है, उसके बाद अगर हम पूर्वी हिस्से की बात करें तो पूर्व में था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता था? यूपी में। ठीक है, किस नदी के किनारे पर है? हिंडन नदी के किनारे पर है। ठीक, हिंडन नदी के किनारे पर है। अगर हम बात करें इसका दक्षिणी जो पॉइंट है, दक्षिणी पॉइंट इसका दैमाबाद था, ये कहाँ था? महाराष्ट्र में था। और किस नदी के किनारे पर था? गोदावरी नदी के किनारे पर था। ठीक है, अगर हम सबसे पश्चिमी अगर इस हिस्से की बात करें तो सुतकांगेडोर था, एक पाकिस्तान का क्षेत्र था, उसका नाम था बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में पड़ता था सुतकांगेडोर। ये पश्चिमी स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। और ये किस नदी के तट पर था? दास नदी के तट पर था। ठीक है, तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। आपने देखा उत्तरी बिंदु इसका, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा सब कुछ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और चीज़ें हम जानते हैं। अब देखिए, आपने ब्रीफ में जाना सिंधु सभ्यता के बारे में, फिर उसका भौगोलिक विस्तार देखा। अब हम उस पर चर्चा करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के समय में कुछ जो प्रमुख स्थलों से जो साक्ष्य प्राप्त किए गए थे उनके बारे में हम देखेंगे और उनकी चर्चा हम ब्रीफ में करेंगे। जैसे सबसे पहला अगर हम स्थल की बात करें तो हड़प्पा की बात कर लेते हैं। ठीक, अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है,
स्थल से संबंधित साक्ष्यों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि फला साक्ष्य किस स्थल से मिला हुआ है, तो उस पर चर्चा करना है हमको। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता जो था इसके हड़प्पा नामक स्थल की बात करें तो इस स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखें तो पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था। ठीक, जो हड़प्पा नामक स्थल था इसमें किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। और ये कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस जिले में? मोंटेगोमरी जिले में स्थित था। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। ठीक, अब यहाँ से मिला क्या क्या था, कौन कौन से साक्ष्य मिले थे उसको जान लेते हैं हम। तो यहाँ से शंख का बना हुआ बैल मिला था। ठीक है, उसके बाद नटराज की आकृति वाली मूर्ति मिली थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, देखिए नटराज की बनी हुई जो मूर्ति थी वो मिली थी। ठीक, गरुड़ का चित्र मिला था। उसके बाद सिर के बल खड़ी नग्न मिला था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये सिर के बल खड़ी नग्न एक स्त्री मिली थी। ठीक है, एक उसका मूर्ति था, प्राप्त हुआ था, है ना। आगे हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो इसकी क्या क्या विशेषता हो सकती हैं? जैसे ये भी पाकिस्तान में स्थित था। कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में स्थित था। ये सिंध प्रांत में स्थित था। किस जिले में स्थित था? ये लड़काना जिले में स्थित था। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित था। अगर हम देखें तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते थे। उसके बाद इसकी खोज देख लें तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। इसका मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो से अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो से एक ध्यान की मुद्रा में योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मोहनजोदड़ो से संबंधित कुछ और जो दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए मोहनजोदड़ो से क्या मिला हुआ है? एक ध्यान की मुद्रा में योगी की मूर्ति मिली हुई है। उसके बाद कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जैसे यहाँ से विशाल स्नानागार भी मिला हुआ है। ठीक है, स्नानागार मिला हुआ है। ठीक, और उसके बाद अन्नागार भी मिला हुआ है। अन्नागार भी मिला हुआ है यहाँ से। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे। ये पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, किस स्थल से मिला, या फिर अन्नागार कहाँ से मिला हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। तो ये आपका दो पॉइंट छूट रहा था, उसमें हमने मेंशन कर दिया। आगे आपका जो अगला है स्थल ये है, ये आपका है लोथल। ऊपर चला गया, हाँ लोथल है। इसको देखते हैं हम। यहाँ से मृत भांड पर कौवा और लोमड़ी का चित्र प्राप्त हुआ है लोथल से। ठीक है, फिर मुहर पर जहाज का चित्र मिला हुआ है और यहाँ से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। उसके बाद युग में सावधान मिला हुआ है, फारस की मुहर मिली हुई है, और जो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट यहाँ से मिला हुआ है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चावल और बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना। लोथल हड़प्पा सभ्यता का ये पहला स्थल था जहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली। और जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोथल था एक ये बंदरगाह था। ठीक है, ये बंदरगाह था। यहाँ से वस्तुओं का आयात निर्यात होता था क्योंकि यह बिल्कुल ये अरब सागर के किनारे पर तट पर स्थित था। ठीक है, तो इसलिए इसको बंदरगाह बोला जाता था हड़प्पा सभ्यता का। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल ये है कालीबंगा। देखिए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक, उसके बाद यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, भूकंप का साक्ष्य मिला है, सरसों का साक्ष्य मिला है और अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखें तो कालीबंगा से विकसित हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए और इसमें देखें आगे इसमें जो दिया हुआ है कि यहाँ पर शवों के अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ प्रचलित थीं। यानी हड़प्पा जो सभ्यता था या सिंधु घाटी सभ्यता था जो उसका एक स्थल था कालीबंगा,
वहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की उस टाइम जब मृत्यु होती थी तो वहाँ पर जो अंतिम संस्कार उसका होता था वो 3 विधियों में होता था। कौन कौन सी विधियाँ थी? पहला जैसे देखेंगे तो दाह संस्कार होता था। इसमें क्या होता था? इसमें शव को पूर्ण रूप से जलाने के बाद भस्मावशेष को मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था। जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उस व्यक्ति के जो शरीर होता था, जो डेड बॉडी होती थी, उसको लोग जलाते थे और जलाने के बाद जो राख बचता था उस राख को उसमें जैसे देखेंगे मिट्टी का कोई बर्तन होता था उसमें रख देते थे और उसको जा करके दफना देते थे। ठीक है, पहली विधि हो गई। तो इस विधि को कहते हैं दाह संस्कार। क्लियर। दूसरी विधि थी पूर्ण समाधिकरण। इसमें क्या होता था? इसमें शव को पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था, मतलब इसमें जलाया नहीं जाता था। अगर मान लीजिए डेड बॉडी है उसको नीचे मिट्टी में दफना देते थे। तीसरा क्या है? आंशिक समाधिकरण। इसमें क्या होता था? इसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। बहुत ही अजीब ये संस्कार था। अगर देखेंगे तो अंतिम संस्कार जो तीसरा है आंशिक समाधिकरण। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी लोग ऐसे छोड़ देते थे, अब पशु पक्षी उसको जो उनकी डेड बॉडी थी उसको थोड़ा खा लेते थे, फिर बाद में जो बचा खुचा रहता था शेष फिर उसको दफनाते थे। ये तो ये 3 तरीके के जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया थी ये कहाँ पर थी? कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा में प्रचलित थी। आगे अगर हम देखें तो अगर हम चंद हुदड़ों की बात करें तो यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं चंद हुदड़ों से, और उसके बाद झुककर झंगार के अवशेष मिले हैं। ये आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है आपका, झुककर झांगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं अगला जो हमारा है बनावली। ये क्या है? यहाँ से मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, तांबे की मछली पकड़ने की बांसी मिली है। उसके बाद जौ आदि के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं बनावली से, और इसकी नगरीय योजना शतरंज के जाल के आकार की थी। ठीक है, इसकी जो नगरीय योजना थी वो शतरंज के आकार की थी, है ना। और जो सबसे महत्वपूर्ण ये जौ, पूछेगा आपसे कि जौ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली से हैं। ठीक है, बनावली से हुए हैं। एक बात बताइए, बनावली से एक और साक्ष्य मिला है, मिट्टी के खिलौने। ठीक है, मिट्टी के खिलौने। ठीक, मिट्टी के खिलौने कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। आगे हम देखें तो धौलावीरा। धौलावीरा अगर हम देखें तो यह 3 नगर खंडों में विभाजित था। किसमें? दुर्गा भाग में, मध्य नगर में और निचला नगर में। ठीक है, यहाँ से स्टेडियम और बांध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, धौलावीरा से स्टेडियम मिला हुआ है और बांध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद धौलावीरा भारत में इसे सबसे बड़ा स्थल था। ये आपको याद रखना है मेन रूप से, भारत में स्थित जो सबसे बड़ा स्थल था वो था धौलावीरा। और धौलावीरा में जो सबसे प्रसिद्ध एक और आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, धौलावीरा अपने जल प्रबंधन प्रणाली के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। जो अभी जो हाल ही में कुछ समय बीता, इसको यूनेस्को की साइट में शामिल कर लिया गया है जल प्रबंधन प्रणाली के तौर पर। ठीक है, क्योंकि धौलावीरा में बहुत ही अच्छे किस्म की जल प्रबंधन प्रणाली अपनाई गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में जल प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रचलित थी? तो वो था धौलावीरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सुरकोटदा। इसको देखते हैं। यहाँ से कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसके साथ मान लीजिए कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साथ जो प्राप्त हुआ है। एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट इसका एक और है, इसमें मेंशन कर देते हैं। यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं कहाँ से? सुरकोटदा से। तो ये जो महत्वपूर्ण एक ब्रीफ में जो हड़प्पा के स्थल थे उसको हमने देखा, है ना। अब आगे थोड़ी सी और इसमें पे जितने भी स्थल आपके प्राप्त हुए हैं हम पूरा उसमें डिटेल डिस्कस करेंगे। जैसे जो स्थल थे
उनका टाइम पीरियड क्या था, कब खोजे गए थे, ठीक है, उनकी अवस्थिति कहाँ थी, उस खननकर्ता का नाम क्या था और यहाँ से क्या क्या उपलब्ध हुआ है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा। ये कब खोजा गया था, 1921 में। कहाँ स्थित है ये, साहिवाल जिला, पंजाब, रावी नदी के तट पर समीप स्थित था। इसकी खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। ठीक है, इसकी उपलब्धियाँ क्या हैं, सिंधु लिपि के साथ मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद घनाकार चूना पत्थर यानी वाट मिला हुआ है। फिर मानव शरीर रचना विज्ञान की बलुआ पत्थर की मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, फिर तांबे की बैलगाड़ी मिली है, अनाज का भंडार मिला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद देखें तो ताबूत समाधि मिली हुई है जो केवल हड़प्पा सभ्यता में ही प्राप्त हुई थी, और टेराकोटा की मूर्तियां मिली हुई हैं। तो जितने ही उपलब्धियां हैं ये सभी किसमें थी, हड़प्पा सभ्यता में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अब देखते हैं मोहनजोदाड़ो दिया हुआ, इसकी खोज कब किया गया था, ये 1922 में खोजा गया था। और ये सिंध का अगर देखेंगे तो लड़काना जिले में स्थित था। किस नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर ये स्थित था। किसने खोजा था, रखाल दास बनर्जी ने खोजा था। क्लियर, उसके बाद देखें तो यहाँ से विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ अन्नानागार प्राप्त हुआ है। फिर एक श्रृंगी मुद्राएं मुहर प्राप्त हुई है। उसके बाद नृत्य लड़की की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, जिस पर हिरण, हाथी और बाघ, गैंडे के साथ इस पे कुछ मूर्तियां मिली हुई हैं, जिसको हम पशुपतिनाथ की मूर्तियां कहते हैं। जैसे आगे आपके दिया हुआ है कि एक आदमी की मुहर मिली है, इसे पशुपति मुहर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद दाढ़ी वाले आदमी की अगर देखेंगे आप तो उस मूर्ति मिली हुई है। सेलखड़ी प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो स्टाइट पत्थर का बना होता था। उसका कांसे का भैंसा मिला हुआ, उसकी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो जितने भी साक्ष्य हैं ये किससे मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से। उसके बाद अगर हम देखें तो आते हैं हम सूचकांगे डोर पे। इसका खोज कब किया गया, 1929 ईस्वी में सूचकांगे डोर खोजा गया था। किस नदी के तट पर था ये, दास नदी के तट पर था। और कहाँ था, बलूचिस्तान में था। किसने खोजा था, स्टीन ने खोजा था। इसमें देखें तो हड़प्पा व बेबुलियन के मध्य व्यापार के साक्ष्य से प्राप्त हुए हैं। चकमक पत्थर के ब्लेड प्राप्त हुए हैं। फिर पत्थर के बर्तन मिले हैं, पत्थर के बाड़ाग्र मिले हुए हैं। उसके बाद सैल, मणिकाएँ, मनके और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आइए अब उस आगे हम देखते हैं 1931 ईस्वी में खोजा गया था कौन, चंदहुदड़ो नामक स्थल की खोज की गई थी। और ये एकमात्र शहर था, ठीक है ना, एकमात्र ऐसा शहर था जहाँ पर गढ़ नहीं था कोई भी। क्लियर, उसके बाद अगर हम देखें तो ये मुल्ला सांधा सिंध नदी किनारे पर ये स्थित था। इसके जो खोजकर्ता कौन है, एनजी मजूमदार। ठीक, एनजी मजूमदार ने चंदहुदड़ो को खोजा था। यहाँ से चूड़ी निर्माण के कारखाने प्राप्त हुए हैं, स्याही के पात्र मिले हैं। उसके बाद मनका निर्माताओं की दुकान प्राप्त हुई है। फिर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह मिला है इनको यहाँ से, और एक चालक के साथ गाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक, तो ये सभी जो साक्ष्य हैं ये कहाँ से मिले हैं, चंदहुदड़ो से। चलिए आगे आते हैं हम अपने अगले जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है। 1935 में आमरी को खोजा गया था। ये भी एक स्थल ही था, और ये कहाँ था, बलूचिस्तान के समीप, ये भी सिंधु नदी के तट पर ही स्थित था। ठीक, और इसकी भी खोज किसके द्वारा की गई थी, एनजी मजूमदार के द्वारा खोजा गया था। और यहाँ से मृग के साक्ष्य और गैंडे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इससे काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल ब्रीफ में सारा आपको यहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 1953 में खोजा गया किसे, कौन सा स्थल था, कालीबंगा। ये कहाँ स्थित था, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित था। किस नदी किनारे पर, घग्घर नदी के किनारे पर। ठीक, किसने खोजा था, अमलानंद घोष के द्वारा इसको खोजा गया था। यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है, गढ़ युक्त निचला शहर। ठीक है, लकड़ी की अपवाह प्रणाली। ठीक है, तांबे के बैल, भूकंप के साक्ष्य, लकड़ी के हल, ऊँट की हड्डी मिली हुई है, अग्निवेदियाँ मिली हैं, ऊँट की अस्थियाँ और हल निशान वाली भूमि प्राप्त हुई है।
ठीक है। चलिए उसके बाद देखें हम तो लोथल, इसे भी 1953 में खोजा गया था लोथल को, और ये कहाँ था? गुजरात के में ये स्थित। आप देखेंगे तो गुजरात में खंबात की खाड़ी के निकट ये था, और किस नदी किनारे पर था? भोगवा नदी के किनारे पर। ठीक, लोथल भोगवा नदी किनारे पर स्थित था। कहाँ? गुजरात में खंबात की खाड़ी के निकट। ठीक है। चलिए इसका खोज किसने किया था? आर राव ने किया था। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था? ये एक बंदरगाह नगर था, ये आपको महत्वपूर्ण है भी, अभी आपको मैंने इसके पहले बताया था। ठीक है। उसके बाद कब्रिस्तान मिला हुआ है यहाँ से, हाथी के दांत मिले हुए हैं यहाँ से। ठीक, तांबे के कुत्ते मिले हैं। फिर पहला मानव निर्मित बंदरगाह था ये। उसके बाद गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, और जो लास्ट जो महत्वपूर्ण इसका सबसे है, चावल की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है। चलिए उसके बाद और दो यहाँ साक्ष्य मिले हुए हैं, क्या क्या? अग्निवेदी मिली हुई है, और शतरंज का खेल का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब हम देखें तो 1964 में सुरकोटदा नामक स्थल को खोजा गया। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। इसे किसने खोजा था? जेपी जोशी ने खोजा था। यहाँ से क्या मिला है? घोड़ों के अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं, और मनके मिले हुए हैं। उसके बाद पत्थर से अवतरित मनके मिले हैं यहाँ से। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, जो हमारा अगला है 1974 में बनवाली को खोजा गया था। ठीक, और ये आर्य सड़कों वाला एकमात्र शहर था बनवाली। क्लियर? ये हरियाणा के फिरोजाबाद जिले में, फतेहाबाद जिले में स्थित था। ठीक, इसे किसने खोजा था? आर.एस. विष्ट ने खोजा था। यहाँ से भी मनके मिले हुए हैं, जौ का साक्ष्य मिला हुआ है, फिर अंडाकार बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, खिलौना हल का साक्ष्य मिला हुआ है, और जौ के दानों की सर्वाधिक संख्या मिली हुई है। यानी जौ से संबंधित जो भी फैक्ट अगर आपको दिखेगा, आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो अगर ऑप्शन में बनवाली दिख जाए आप उसको टिक कर दीजिएगा, क्योंकि जौ से संबंधित जो भी फैक्ट हैं आपके कहाँ से मिले हुए हैं? ये बनवाली से ही प्राप्त हुए हैं, है ना। चलिए और अगला हमारा है 1985 में धौलावीरा नामक स्थल को खोजा गया था, और धौलावीरा एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित किया गया था। ऐसा क्यों? देखिए हड़प्पा सभ्यता में अगर हम धौलावीरा को किनारे कर दें तो इसके अलावा जितने भी स्थल हैं, ठीक, वहाँ पे जितने भी नगर बसाए गए थे धौलावीरा के अलावा, उन सभी नगरों को 2 भाग में डिवाइड किया गया था, लेकिन धौलावीरा 3 भाग में डिवाइड था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। एग्जामिनर पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा स्थल था जो 3 भाग में डिवाइड था, तो वो था आपका धौलावीरा। ठीक, तो ये कहाँ था? गुजरात के कच्छ के रण में स्थित था धौलावीरा, और इसका खोज किसने किया था? आर.एस. विष्ट ने किया था। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है आपका, जो साक्ष्य मिला हुआ था, विशेष जल प्रबंधन, ठीक, विशाल जल भंडार, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली, बांध के साक्ष्य मिले थे, तटबंध मिला है, स्टेडियम मिला है, और शिला को उत्कीर्ण कर निर्मित किया करने वाला यहाँ से साक्ष्य बरामद हुआ है। ठीक है, और इसके बाद वास्तुकला का भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जितने भी महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे उसको हमने डिटेल में जाना कि उसे कब खोजा गया, किसने खोजा था, वो कहाँ स्थित है, और वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हुए हैं। उम्मीद है आपको ये पूरा क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम, और अब इसमें हम देखेंगे कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की मेन विशेषताएं क्या थी। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आता है इसकी विशेषताओं से संबंधित। देखिए एक क्वेश्चन आपके स्थल से पूछे जाएंगे हड़प्पा सभ्यता के, किस तरीके से वहाँ जो साक्ष्य मिला हुआ है, ये आपको उसमें ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन अगर बनाएगा तो हड़प्पा सभ्यता के विशेषताओं से संबंधित वो क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर। ठीक है, तो इसलिए आपके जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो विशेषताएं हैं इसको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आइए देखते हैं, हम इसको अलग अलग करके देखेंगे। इनका सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, व्यापार कैसा था, लिपियाँ कैसी थी, इन सभी पर हम फोकस करेंगे। तो अगर हम इनके सामाजिक जीवन की बात करें, ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोग आभूषण के शौकीन थे। जाहिर सी बात है, हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता था, ठीक, एक विकसित नगर था। और इस टाइम पे देखेंगे तो जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता का जब व्यापार है, पहले के समय में जो मेसोपोटामिया
जो आज के टाइम में ईरान बोला जाता है, ठीक, जो मध्य एशिया आपका है, अफगानिस्तान, ठीक है, तो वहाँ से मध्य एशिया से बहुत सारे व्यापार हुआ करते थे, ठीक है, यहाँ से वस्तुओं को उधर भेजा जाता था, उधर की वस्तुओं को भारत में लाया जाता था, ठीक है। तो ये लोग आभूषणों के बहुत शौकीन थे, क्योंकि भारत में भी अगर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के समय में तो टीन की धातु थी, लोग परिचित थे, कांसा का निर्माण करते थे तांबे मिला के, सोना भी प्रचलित था, चांदी प्रचलित था, ठीक है, ये सभी धातुएं प्रचलित थी, तो उनका लोग आभूषण भी बनाते थे। तो ये लोग आभूषण के क्या थे, शौकीन थे। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ या पासा खेलते थे, पासा खेलते थे, जिसको आप कहते हैं आज के टाइम में लूडो खेलते हैं, लूडो, ठीक है, तो ऐसे ही उस टाइम पासा ये खेलते थे मनोरंजन करने के लिए। और भी कार्य करते थे, ये पशु पक्षियों को पकड़ कर लड़ाते थे, ऐसे पशुओं को पकड़ लेते आपस में लड़ाते थे, इनको मज़ा आता था, है ना। तो आगे देखते हैं, और सिंधु सभ्यता के मुख्य वासी जो थे द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। देखिए अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के लोगों को, तो जितने भी इतिहासकार जिन्होंने माना है, और सब में अपना अपना मतभेद है, ठीक है ना, बहुत लोगों ने बहुत तरीके का अपना अपना विचार दिया हुआ है। कुछ लोगों ने ये कहा है कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे भूमध्य सागरी थे, यानी जो भूमध्य सागर का जो एरिया है उस क्षेत्र से लोग आ करके और इस एरिया में लोग बसे थे, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे मुख्य निवासी कहाँ के थे, भूमध्य सागरीय थे। क्लियर, चलिए ये हो गया सामाजिक जीवन इनका, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इनका धार्मिक जीवन कैसा था, ठीक है। धार्मिक जीवन कैसा था, यहाँ के लोग ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष, पशु तीनों रूप में करते थे, ठीक है। उसके बाद देखें तो इस सभ्यता के मुख्य रूप से कुंवर वाले सांड की पूजा की जाती थी, ठीक। उसके बाद मोहनजोदड़ो की एक मुहर से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। एक अपवाद के रूप में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या हड़प्पा सभ्यता में लोहे की खोज की गई थी? बिल्कुल नहीं। जो लोहा खोजा गया ये आपको खोजा गया था वैदिक काल में, और वैदिक काल में जो आपका उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल से लोहे की खोज की गई थी, ठीक है। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे कि लोहे की खोज कब की गई, तो वैदिक काल में, हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में लोहे की खोज नहीं की गई थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बनाएगा कि क्या हड़प्पा सभ्यता में किसी देवता की पूजा की जाती थी या फिर मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं? तो बिल्कुल नहीं। हड़प्पा सभ्यता में किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं मिला हुआ है। हाँ, पशुपति नाथ की मूर्ति मिली हुई है जिसे शिवलिंग बोला जाता था, लोग उसकी पूजा करते थे। क्लियर। और ये पूरी तरीके से प्राकृतिकवादी थे, है ना। ये वृक्षों की पूजा करते थे, पशु पक्षियों की पूजा करते थे, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक इनको साक्ष्य मिला हुआ है, एक महिला की मूर्ति मिली है इनको, महिला के गर्भ से पेड़ निकला हुआ है। तो ये लोग इस मूर्ति को देख करके ये धरती की उर्वरता की देवी मानते थे उसे, और उसे धरती की उर्वरता की देवी मान करके यहाँ से क्या हुआ, ये पूजा करना शुरू किए। तो ये पृथ्वी की पूजा करते थे, पशु पक्षियों की पूजा करते थे, और वृक्षों की पूजा करते थे। तो ये पूर्ण रूप से क्या थे, प्राकृतिकवादी थे। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो की एक मोहर से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये जो इनका धार्मिक जीवन था उनकी कुछ विशेषताएं हो गई। आगे हम चलते हैं, इनकी लिपियां क्या थीं, इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपको हम पहले बता दिए थे कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि मौजूद थी, इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता माना जाता है। तो आगे देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, और इस सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि मानी जाती है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद इसकी शैली दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी, इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार का तथा मछली के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखें तो सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाले अलेक्जेंडर का निगम थे, ठीक है। उसके बाद देखें तो सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास L.A. मंडले ने किया था,
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब इनके मृद भांड क्या थे, मतलब जो बर्तन बनाए जाते थे मिट्टियों के, उसके बारे में हम देखें, उसे मृद भांड कहा जाता था। तो हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में अधिक कुशल थे, यानी उस टाइम पे कुम्हार के चाक बनाए जाते थे। ठीक है, हड़प्पाई मृद भांड पर सामान्यतः वृत्त या वृक्ष की आकृतियां मिलती थीं। ठीक, मृद भांड लाल और गुलाबी रंग के बनाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद मृद भांड में पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी के बारे में बताया गया है। अब इनका आर्थिक जीवन देखते हैं कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था। ठीक है, जैसे अगर हम आर्थिक जीवन में हम कृषि की बात करेंगे, इसमें क्या था कि विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने किया था, यानी सिंधु सभ्यता में कपास का प्रयोग पहली बार किया गया था। तो अब इसको ध्यान देंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे तो सूती के वस्त्र का प्रयोग किया जाता था, और ये जो साक्ष्य हैं मोहनजोदड़ो से मिले हुए थे। उसके बाद कपास को यूनानी सिंडन कहा जाता था, ये महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा आप, कपास को यूनानी सिंडन बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद गेहूं और चावल के जो मुख्य फसलें किस थी इनकी, ठीक, गेहूं और चावल इनकी मुख्य फसलें थीं। फिर गन्ने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, इसको आप लोग याद रखेंगे। पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस फसल का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो गन्ना, क्या, गन्ना। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इनका कृषि से संबंधित जो साक्ष्य है हमने देखा। अब हम व्यापार और वाणिज्य की बात करते हैं। देखिए, व्यापार वाणिज्य में क्या है, सिंधु सभ्यता में मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं था, आपको इसको याद रखना है, इस पॉइंट को। तो ये लोग व्यापार करते कैसे थे, वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता है, दूसरे व्यक्ति को चावल की आवश्यकता है, अब वो व्यक्ति अपना गेहूं उसको देता था और वो व्यक्ति अपना चावल उसको देता था। तो इस तरीके से वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता था, इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। और वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा, ठीक है, इनका जो व्यापार जो है ये होता था। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में किसी भी मुद्रा का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। आगे हम देखें तो वस्तु का क्रय विक्रय विनिमय पर आधारित था। देखिए अभी यहाँ पर मैंने जो बोला है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रय विक्रय जो होता था ये वस्तु विनिमय प्रणाली पर होता था। एक वस्तु से दूसरे को वस्तु देते थे और उसे दूसरी वस्तु प्राप्त करते थे। ठीक है, आइए अब अगला हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग अन्य सभी सभ्यताओं के लोगों के साथ व्यापार करते थे। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सिंधु सभ्यता है ये मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी, जो ईरान और अफगानिस्तान से भी ये वस्तुओं को मंगाते थे, आयात व्यापार करते थे। ईरान से आप देखेंगे तो टीन मंगाया जाता था, अफगानिस्तान से भी टीन मंगाया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से व्यापार करते थे। फिर भारत से यानी हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारी वस्तुएं ईरान और अफगानिस्तान भेजी जाती थीं, तो इनके ये विशेषताएं थीं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और उम्मीद रखिए आप हमारी सारी वीडियो को फॉलो करते हैं तो 100% अगर आप पेट के एग्जाम में बैठेंगे तो अच्छा आप अनुभव फील करेंगे। तो आपने अभी तक अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब शेयर करेंगे ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा, तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए हम लगातार तत्पर रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छे से टॉपिक के साथ अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आज वीडियो देखने के लिए हमारा धन्यवाद।